से हैं आप सब। आज हम शिक्षण विधियाँ, निर्देशन और व परामर्श के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। नंबर 1 है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर या ज्ञात से अज्ञात या स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी के सम्मुख विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन्हीं के माध्यम से विषय वस्तु और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक तथा छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा नंबर है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इस विधि में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट और अज्ञात से ज्ञात की ओर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि बच्चों को पहले ही जो सूत्र वगैरह, फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उनको नोट करा दिया जाता है, फिर उन्हें याद करने के लिए बोला जाता है। इस विधि में शिक्षार्थियों के सम्मुख पहले सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है, बहुत सारे सिद्धांत बता दिए जाते हैं। उसके पश्चात विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन सिद्धांतों को निरूपित किया जाता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के बड़े विद्यार्थियों के लिए बड़े उपयोगी हैं। यह विधि रटने पर बल देती है। यह विधि रटने पर बल देती है। नंबर 3 है अन्वेषण तथा खोज विधि। इस विधि में शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि में शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थी प्रत्येक तथ्य की खोज स्वयं प्रयोग करके करते हैं। सबसे पहले खुद करते हैं, उसके बाद उनकी खोज करते हैं। 4th है निरीक्षण विधि। इस विधि में शिक्षक स्वयं ने बताकर बालकों को स्वयं निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस विधि में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने और अपने विचार प्रकट करने की क्षमता में विकास होता है। जैसे कि टीचर जो है बच्चों को घुमाने के लिए पिकनिक पर ले जाता है, या फिर कहीं म्यूज़ियम वगैरह ले जाता है, या फिर कहीं साइंस म्यूज़ियम वगैरह ले जाता है, तो वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए बोलता है और ऑब्ज़र्व करने के लिए बच्चों को बोलता है, जिससे कि बच्चे स्वतंत्र रूप से देख समझ सकें और उनका जो है सोचने की क्षमता है वो बढ़ सके। 5th क्वेश्चन है सामूहिक पठन विधि। देखो, सामूहिक नाम से पता है कि समूह या गैंग, दल में बैठकर बच्चों को पढ़ाना। इस प्रणाली में अध्यापक सबसे पहले संपूर्ण कक्षा के छोटे छोटे पद या बाल गीतों का पाठन करते हैं तथा समस्त कक्षा सामूहिक रूप से अनुकरण करती है। जैसे कि क्लास में एक बच्चा बोलेगा, उसके पीछे पीछे सारे बच्चे रिवीजन करते हैं। यह विधि बालकों के उच्चारण सुधारन में सहायता प्रदान करती है। इसका प्रयोग उस समय से किया जा सकता है जब बालक अक्षर ज्ञान से परिचित हो जाए। 6 नंबर है विश्लेषण विधि। यह विधि तर्क प्रधान विधि है। इस विधि का शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। 6 नंबर है विश्लेषण विधि। यह तर्क प्रधान विधि है। इस विधि का शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। देखो साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो बीच बीच में लाइक ज़रूर करते रहें, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल में भी वह वीडियो पहुंच जाए। दार्शनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह विधि रेखा गणित व गणित को पढ़ाने में सबसे अधिक उपयोग होती है। 7th नंबर है संश्लेषण विधि। इसे शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि का शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। इस विधि में किसी समस्या को छोटे छोटे भागों, भिन्न भिन्न रूप या भिन्न भिन्न खंडों में जोड़ा जाता है, जो समस्या का हल होता है। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षण विधि। नंबर 1 खेल विधि। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल और मोरेनो। प्रोजेक्ट विधि। इसके जन्मदाता कौन है? जॉन डेवी और किलपैट्रिक। सी है मॉन्टेसरी विधि, जिसका जन्मदाता है मारिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल है इसके जन्मदाता। डॉल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट। इसे ठेकेदारी प्रथा भी कहते हैं। अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसे इंग्लिश में हॉरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। बुनियादी विधि ग्राउंड मेथड। यह इसके जन्मदाता कौन है? श्री मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी।
शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र है हमारे, सबसे पहला है सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र से तात्पर्य है कि छात्रों को पहले आसान बात सिखाई जाती हैं, बाद में जटिल और कठिन जैसे पहाड़ी सीखने के बाद ही गुणा भाग सिखाए जाते हैं। उसके बाद है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र से तात्पर्य है कि पाठ का प्रारंभ ऐसी बात से करें जिससे बच्चे जानते हों और बाद में वह बताएं जो छात्र को पता न हो। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस सूत्र से तात्पर्य है कि पहले ऐसी बातों का ज्ञान बताया जाए जिन्हें बच्चे देख सकें, छू सकें और बाद में सैद्धांतिक और मानसिक स्तर की बातों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र से तात्पर्य है कि पहले उन बातों का ज्ञान कराया जाए जो विद्यार्थियों के सामने हों, तत्पश्चात सामने न हों उनको समझाएं। वास्तव में 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा प्रत्यक्ष स्तर पर ही रहता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र के तात्पर्य पहले किसी उदाहरण से एक वस्तु या ज्ञान की जानकारी दें, बाद में उसका सामान्यकरण करें जब वह सब पर लागू हो। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस सूत्र से तात्पर्य है कि पहले किसी विषय में व्यापक जानकारी लेते हैं, फिर उसका सारांश और निष्कर्ष निकालते हैं। अब आ जाता है हमारा निर्देशन गाइडेंस। इसकी डेफिनेशन है चाइस ओम के अनुसार निर्देशन व्यक्ति को उसके अपने विषय में विस्तृत जानकारी से परिचित कराना है। स्ट्रॉन्ग के अनुसार निर्देशन का प्रयोग प्रत्येक बालक के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप उसका अधिकतम विकास करना होता है। सब प्रचलित परिभाषा। किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यताओं और वातावरणीय जटिलताओं से परिचित कराकर सुसमायोजन हेतु स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाना ही निर्देशन है। निर्देशन के उद्देश्य हैं। एम्स ऑफ गाइडेंस। व्यक्ति को उनकी क्षमताओं और योग्यताओं से अवगत कराना, उन्हें उपलब्ध शैक्षिक एवं व्यावसायिक सुविधाओं की जानकारी देना, उन्हें इस योग्य बनाना कि वे निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बन सकें, उनकी समस्याओं का सही समाधान खोजने में उनकी सहायता करना, वातावरण की बदली हुई परिस्थितियों के साथ सुसमायोजन के लिए उनकी सहायता करना। निर्देशन की आवश्यकता। नीड ऑफ गाइडेंस। सामान्य रूप से निर्देशन की आवश्यकता मानव जीवन में प्रत्येक स्तर पर होती है। निर्देशन की आवश्यकता को सामान्य रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है व्यक्तिगत स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता। नीड ऑफ गाइडेंस एट इंडिविजुअल लेवल। शैक्षणिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता। नीड ऑफ गाइडेंस एट एजुकेशनल लेवल। नंबर 3 सामाजिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता। नीड ऑफ गाइडेंस एट सोशल लेवल। नंबर 4 मनोवैज्ञानिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता। नीड ऑफ गाइडेंस एट साइकोलॉजिकल लेवल। निर्देशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ गाइडेंस। नंबर 1 व्यक्तिगत निर्देशन इंडिविजुअल गाइडेंस। नंबर 2 शैक्षिक निर्देशन एजुकेशनल गाइडेंस। नंबर 3 स्वास्थ्य निर्देशन हेल्थ गाइडेंस। नंबर 4 सामाजिक निर्देशन सोशल गाइडेंस। नंबर 5 व्यावसायिक निर्देशन वोकेशनल गाइडेंस। इसके बाद आ जाता है हमारा परामर्श काउंसलिंग। इसकी डेफिनेशन रॉबिन्सन ने बहुत अच्छी वाली दी हुई है कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। डेफिनेशन है इसकी एक, परामर्श शब्द दो व्यक्तियों से संबंधित है, परामर्शदाता और परामर्श चाहने वाला। समस्याओं के समाधान के लिए जो वैज्ञानिक सलाह या सुझाव दिया जाता है उसे परामर्श कहते हैं। परामर्श के प्रकार। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। नंबर 1 नैदानिक परामर्श क्लिनिकल काउंसलिंग। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक परामर्श साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। नंबर 3 धार्मिक परामर्श रिलीजियस काउंसलिंग। नंबर 4 शैक्षिक परामर्श एजुकेशनल काउंसलिंग। नंबर 5 व्यावसायिक परामर्श वोकेशनल काउंसलिंग। नंबर 6 सामाजिक परामर्श सोशल काउंसलिंग। अब आ जाता है हमारा निर्देशन और परामर्श में अंतर। देखो भाई यहाँ पर हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंट क्या है। तो ये यहाँ पर आपको इन दोनों के
बारे में पता करेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो नंबर 1 है निर्देशन। इधर निर्देशन के बारे में लिखा हो, इधर परामर्श के बारे में। तो निर्देशन को एक व्यापक प्रतिनिधित्व वाली प्रक्रिया मानी जाती है। परामर्श की प्रक्रिया को सीमित प्रतिनिधित्व वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। निर्देशन की प्रक्रिया में परामर्श का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। परामर्श को निर्देशन प्रक्रिया का एक अंग माना जाता है। निर्देशन सामान्य रूप से व्यक्तिगत एवं सामूहिक होता है। परामर्श का स्वरूप व्यक्तिगत रूप से ही स्वीकार किया जाता है। निर्देशन की प्रक्रिया प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ करने की सलाह दी जाती है। परामर्श की प्रक्रिया प्राथमिक स्तर से प्रारंभ करना आवश्यक नहीं है। निर्देशन की प्रक्रिया का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षा एवं व्यवसाय से संबंधित होता है। परामर्श के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन संबंधी तथ्यों को महत्व दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों और समावेशन का जरूर होना चाहिए। स्मिथ ने शिक्षण की ध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है शिक्षक को। शिक्षा के 4 स्तंभों की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें की गई है? कोठारी आयोग में। एक प्रभावकारी शिक्षक अपने छात्रों को वास्तविक विद्या ग्रहण करने में उनकी मदद करता है। एक नया शिक्षक जब शुरुआत करेगा वह पहले छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारिक सिद्धांत से संबंध रखता है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनमें निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय और एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? स्वलीनता। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अधिक मेधावी मतलब होशियार हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके। शिक्षक के रूप में आप विद्यालय के छात्रों से परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए निम्न में से किस उपाय को अपनाएंगे? मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। शिशु शिक्षण के द्वारा शिक्षक जिन तथ्यों का ज्ञान कर सकते हैं: स्वाभाविक शक्ति, स्वाभाविक रुचि, अंतःप्रेरणा, गतिविधि। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष में अनुकूलन करते हैं। शिक्षण विधियों में, अनुदेशन में, शिक्षण प्रविधियों में। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। रवि ने कुछ दिनों के अंतर में समान स्तरीय 2 परीक्षाएं दी। दोनों परीक्षाओं में लगभग समान अंक आए। उन परीक्षाओं में गुण है विश्वसनीयता। प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक का कर्तव्य है छात्र को समझाना। प्रश्नावली विधि के
प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक का कर्तव्य है छात्र को समझाना। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता हैं वुडवर्थ। किसी समस्या के कारण की जानकारी प्राप्त करने की विधि है निदानात्मक। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।